हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वॉन्डरर भारद्वाज। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। चार धाम यात्रा 2024 के डेट्स अनाउंस हो गए हैं। यात्रा इस साल 10 मई से लेके 3 नवंबर के बीच होनी चाहिए। तो सोचा इससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है इस वीडियो में मैं कवर करूँ। लास्ट ईयर मैं अपनी फैमिली के साथ, जो कि 4 लोग थे, यात्रा पे गया था। तो इस वीडियो में मैं कवर करूंगा यात्रा मैंने कैसे प्लान किया था, कहाँ स्टे किया था, रजिस्ट्रेशन कैसे किया था और ओवरऑल कितना खर्च आया था। तो अंत मैंने एक्सेल में भी सारा डिटेल दे रखा है, आप उसे वीडियो पॉज कर देख सकते हैं टोटल कितना खर्च आया। तो फिर स्टार्ट करते हैं और देखते हैं, इससे आपको अंदाज लग जाएगा कि इस साल कितना खर्च आएगा। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, बट इसे आप एंड टू एंड देख सकते हैं और आपको 4 धाम यात्रा के बारे में संपूर्ण जानकारी मिलेगी। इस वीडियो में मैं भारत के 4 धाम उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, बात कर रहा हूँ देवभूमि उत्तराखंड के 4 धाम, इसे छोटा 4 धाम भी कहते हैं, उनकी यात्रा की। तो ये 4 धाम ऐसे हैं: यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ। तो 4 धाम की यात्रा इसी सीक्वेंस में करनी चाहिए। सबसे पहले यमुनोत्री जाया जाता है, फिर गंगोत्री जाते हैं, उसके बाद श्री केदारनाथ धाम और अंत में बद्रीनाथ धाम को जाते हैं। अब बात कर लेते हैं यात्रा कब से कब तक होती है। हर साल ये यात्रा स्टार्ट होती है अक्षय तृतीया के दिन से। तो आप गूगल कर लीजिएगा, अक्षय तृतीया इस साल 10 मई को पड़ रहा है। तो आप जिस साल भी यात्रा प्लान कर रहे हैं उस साल अक्षय तृतीया ढूंढ लीजिएगा। उस दिन मंदिर, जो भी 4 धाम है, उनके कपाट खुल जाते हैं। जनरली कपाट एक दिन नहीं खुलता है, आगे पीछे हो सकता है। तो जो डेट्स होते हैं उत्तराखंड गवर्नमेंट अनाउंस करती है कि ये यात्रा कब से कब होगी और ये यात्रा खत्म कब होती है। तो यात्रा खत्म होती है भाई दूज के दिन। तो जो दिवाली के दूसरे दिन होता है, इसको भाई दूज बोलते हैं। तो इस साल 2024 में 3 नवंबर को पड़ रहा है। 4 धाम यात्रा 3 नवंबर 2024 को खत्म हो जाएगी। तो ये यात्रा जनरली 6 महीने चलती है। 6 महीने यात्रा बंद रहती है क्योंकि रास्ते बर्फ से ढके होते हैं। उत्तराखंड गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट, यहाँ पर लिंक भी है gov.in, तो इस पे आप जाकर चेक कर सकते हैं जो भी अनाउंसमेंट्स होते हैं। अभी सिर्फ केदारनाथ और बद्रीनाथ के डेट्स अनाउंस हुए हैं। गंगोत्री, यमुनोत्री के डेट्स इसी आसपास होंगे। ये 1 वीक के बाद हो सकता है या फिर इसी डेट पे होगा। 4 धाम यात्रा करने के लिए रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी होते हैं। तो इसे कहाँ करना है? तो उसके लिए आप गूगल में जाएंगे और 4 धाम रजिस्ट्रेशन सर्च करेंगे। तो जो पहला लिंक आएगा उस पे आप क्लिक करेंगे तो ये वेब पेज खुल जाएगा। इस पेज पर आप जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन कैसे करना है इसका डिटेल वीडियो मैंने लास्ट ईयर भी बनाया था, इस साल भी बनाऊंगा और उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। एक बात का ख्याल रखेंगे, जो भी .gov.in के बिना वेबसाइट्स होंगे, जैसे आप नीचे जाएंगे, उनको ओपन नहीं करना है। हमेशा .gov.in की जो वेबसाइट होंगी उनको ही चेक करना है, जिससे आप फ्रॉड से बचे रहेंगे। 4 धाम की यात्रा आप जब भी करने की सोच रहे हैं तो उसकी प्लानिंग एटलीस्ट 3-4 मंथ एडवांस में स्टार्ट करनी होगी। जैसे मुझे यात्रा मई में करनी थी तो मैंने प्लानिंग जनवरी में ही स्टार्ट कर दी। तो सबसे पहले मैंने जितने भी व्लॉग्स थे उनको देखा, जो यूट्यूब में व्लॉग्स अवेलेबल थे उनको देखा, उनकी यात्रा डिटेल्स को देखा कि वो डे वाइज कहाँ जा रहे हैं, कहाँ स्टे कर रहे हैं, उनका एक रफ नोट मैंने बनाया। तो जो मुझे फिजिबल लगा उनके 2-3 प्लान्स मैंने नोट किए। उसके बाद उसके बेसिस पे मैंने रफ प्लान्स बनाना स्टार्ट किया। उसके बाद मैं गूगल में गया, गूगल मैप्स में, और जहाँ मुझे जाना है उनका डिस्टेंस मैं गूगल मैप्स में चेक करने लगा। मेरा जो भी प्लानिंग था उसका प्राइमरी गोल 2 ही था। पहला गोल, मुझे पॉइंट ए टू पॉइंट बी दिन भर में पहुंचना है। पहाड़ों में नाइट ड्राइविंग अवॉइड करें, ये आपकी फैमिली की सेफ्टी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सुबह स्टार्ट करें अर्ली मॉर्निंग 5-6 बजे एंड डेस्टिनेशन पे बाय इवनिंग 5 या 6 पहुंच जाए। आफ्टर 6 बहुत अंधेरा हो जाता है और ड्राइविंग अवॉइड करनी चाहिए। सेकंड गोल, आप जहाँ भी जा रहे हैं तो वहाँ पर आपको रहने का स्टे चाहिए। अभी प्रॉब्लम क्या है, जब भी पीक सीजन होता है 4 धाम में, दैट वुड मीन मई, जून एंड अगस्त, सितंबर, जो पीक सीजन्स होते हैं उनमें होटल रेट बहुत महंगे होते हैं। एंड अगर आप बुकिंग करके जाएंगे तो उस बुकिंग को ऑनर नहीं करते हैं एंड जो भी मनमाना रेट होगा वो आपको वहाँ पे करना पड़ेगा। मनमाना रेट 4,000 5,000 ऐसे भी हो सके। तो मेरा दूसरा गोल था मैं गवर्नमेंट होटल से बुक करूँ, क्योंकि जिनका रेट चेंज नहीं होता है, उनका रेट सालों भर फिक्स ही रहता है। मेरे जो भी प्लान्स बने थे उनमें मैं कोशिश कर रहा था GMVN, जो उत्तराखंड गवर्नमेंट के ऑथराइज्ड अप्रूव्ड होटल्स हैं, उनमें ही बुकिंग करूँ। तो जो भी मुझे यात्रा करनी थी उसका डिस्टेंस मैं फिर एक सेकंड शीट में नोट करने लगा और एक इनिशियल प्लान मैंने बना लिया। डे वाइज जो मैं जहाँ से पॉइंट ए से पॉइंट बी जाऊंगा, कितना डिस्टेंस है और कहाँ स्टे करना है। उसके बाद मेरा फोकस था कि यात्रा 8 दिन में कंप्लीट कर ली जाए, क्योंकि मेरे पास कुछ समय की कमी थी। जनरली आप जितना भी प्लान्स देखेंगे सब जगह यात्रा 10 दिन में कंप्लीट करते हैं। फिर इस प्लान को मैंने रिवाइज किया, क्योंकि अगर आप ट्रैकिंग करेंगे यमुनोत्री धाम के लिए और केदारनाथ धाम के लिए तो आप थक जाएंगे। उस दिन आप ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल नहीं कर सकते हैं। यात्रा करने से 2 मंथ पहले मैंने एक फाइनल प्लान बनाया। मेरा प्लान कुछ इस तरह से था, जो आप स्क्रीन पॉज करके देख सकते हैं। इस प्लान को मैं मैप में भी आपको दिखाता हूँ।
मेरे प्लान के हिसाब से हरिद्वार से जानकी चट्टी यहाँ तक ट्रेवल करना है डे 1 पे। जानकी चट्टी ऑलमोस्ट आप देख सकते हैं 234 किलोमीटर है। टाइम लग जाएगा 10 से 11 घंटे। ये जो टाइम है पहाड़ों में ज्यादा हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द ट्रैफिक कंडीशन। 10 से 12 आवर्स मान के चलिए टू बी ऑन द सेफर साइड। जनरली यमुनोत्री धाम में रास्ते छोटे और पतले हैं तो यहाँ पर जाम लगता ही है। मेरा नाइट स्टे जानकी चट्टी में था। डे 2 का प्लान मेरा ऐसा था, जानकी चट्टी से यमुनोत्री धाम जाना है, वापस आना है और उसी दिन जानकी चट्टी से उत्तरकाशी के GMVN रिसोर्ट में पहुंच जाना था। जानकी चट्टी से यमुनोत्री धाम 5 किलोमीटर पड़ता है। ये एक पैदल मार्ग है जिसे आप ट्रैकिंग कर कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आप बॉडी को रेस्ट देना चाहते हैं तो जानकी चट्टी या फिर बरकोट में एक दिन का स्टे ले सकते हैं, जिससे आप अपने आगे की यात्रा के लिए खुद को रिवाइव कर सकें। जानकी चट्टी से यमुनोत्री धाम की यात्रा हमने सुबह 4:30 बजे स्टार्ट किया था। जाने में करीब 2.5 घंटे का समय लगा था, आने में फिर 2 घंटे का समय लगा था और आधे घंटे हमने वहाँ स्पेंड किया था। तो कुल मिलाकर 5 घंटे का मार्जिन हुआ था। 12 बजे वापस जानकी चट्टी आ गए थे और उसी दिन हम लोग उत्तरकाशी पहुंच गए थे। उत्तरकाशी जाने में हमें करीब 6 घंटे का समय लगा था और शाम 6 बजे हम लोग उत्तरकाशी के रिसोर्ट में पहुंच गए थे। थर्ड डे के प्लान में सुबह अर्ली मॉर्निंग हमने स्टार्ट किया था जर्नी अराउंड 7 o'clock और गंगोत्री धाम गए थे। वहां पर दर्शन किया था, इसमें करीब 3 घंटे का समय लगा था। उसी दिन गंगोत्री धाम से मनेरी एक जगह है जो उत्तरकाशी से 25 किलोमीटर आगे पड़ता है करीब। मनेरी में हमारा स्टे था। डे 3 में सुबह 7 बजे स्टार्ट किया था, वापस रिटर्न आते आते इस दिन भी करीब शाम में 6-7 बज गए थे। डे 4 में हम अपनी यात्रा मनेरी से स्टार्ट करके सोनप्रयाग जाने का टारगेट था। जो आप डिस्टेंस देख सकते हैं 239 किलोमीटर था। तो इसमें बहुत सारे रास्ते होते हैं तो आप चेक कर सकते हैं गूगल मैप्स में। हमने जो रास्ता लिया था वो यही वाला है, लंबगांव, घनसाली और तिलवाड़ा होते हुए सोनप्रयाग गए थे। तो ये यात्रा हमने करीब सुबह 7 बजे स्टार्ट की थी और शाम में 5 बजे सोनप्रयाग पहुंच गए थे। हमारा प्लान सोनप्रयाग में स्टे करने का नहीं था क्योंकि हमने बुकिंग गौरीकुंड में ले रखा था। गौरीकुंड से पैदल यात्रा स्टार्ट होती है तो सोनप्रयाग से गौरीकुंड करीब 5 किलोमीटर का रास्ता है। इसमें प्राइवेट टैक्सीज अलाउड नहीं है, इसमें सिर्फ गवर्नमेंट टैक्सीज अलाउड होती हैं जो 50 रुपए चार्ज करती हैं सोनप्रयाग स्टैंड से गौरीकुंड छोड़ने के लिए। अगर आप सोनप्रयाग में स्टे लेते हैं तो इसमें एक यही प्रॉब्लम है कि आपको सुबह बहुत लंबी लाइन में लगना पड़ेगा, टैक्सी लेंगे और सुबह गौरीकुंड पहुंचने में ही आपको करीब 8-9 बज जाएंगे। इन दैट केस यात्रा स्टार्ट करने में बहुत विलंब हो जाएगा। तो मैं रिकमेंड करूंगा आप सोनप्रयाग से गौरीकुंड तक पहुंचने की कोशिश करें डे 4 में। डे 5 में हम लोग गौरीकुंड से केदारनाथ धाम के लिए पैदल मार्ग से गए थे। तो ये डिस्टेंस आप बोर्ड पे 16 किलोमीटर देखेंगे बट एक्चुअल में ये डिस्टेंस 21 किलोमीटर है। गौरीकुंड से हमने अपनी यात्रा 10:30 बजे सुबह स्टार्ट की थी और केदारनाथ धाम पहुंचते पहुंचते रात के 11 बज गए थे। डे 5 का हमारा स्टे केदारनाथ बेस कैंप्स में था। डे 6 में हमने बाबा का दर्शन किया था। सुबह 5 साढ़े 5 में लाइन में लग गए थे तो अर्ली मॉर्निंग मैंने दर्शन किया था। आप यहाँ चाहें तो एक दिन और स्टे कर सकते हैं, बाबा के दरबार में बहुत कम ही समय मिलता है। डे 6 पे सुबह 9 बजे हमने वहां से रिटर्न जर्नी स्टार्ट की थी और यहाँ वापस गौरीकुंड आते आते करीब शाम के 7 साढ़े 7 हो गए थे। उसी दिन गौरीकुंड से हम लोग सोनप्रयाग बस स्टैंड वापस गए और वहां से रामपुर, तो हमने अपना स्टे रामपुर में लिया था जो सोनप्रयाग है उससे थोड़ा सा आगे होता है। डे 7 पे हमने बद्रीनाथ धाम के लिए अपनी यात्रा स्टार्ट की थी। केदारनाथ धाम से आए थे तो कुछ थक गए थे तो ये यात्रा हमने थोड़ा स्टार्ट करने में लेट कर दिया था। गूगल मैप्स में आप देखेंगे तो इसमें बहुत सारे रास्ते दिखते हैं तो हमने जो रास्ता लिया था वो यही है जो उखीमठ, मंडल, गोपेश्वर, जोशीमठ होते हुए बद्रीनाथ को जाता है। अगर आप उखीमठ को निकाल देंगे तो एक लॉन्ग रास्ता आता है तो हमने छोटा रास्ता लिया था और सुबह 9 बजे जर्नी स्टार्ट करने के बाद बद्रीनाथ पहुंचते पहुंचते शाम के करीब 7 बज गए थे। डे 8 में हमने बद्री विशाल का दर्शन किया। सुबह 5 बजे लाइन में लग गए थे। 5 बजे सुबह लाइन होती नहीं है, मतलब आप जाएंगे तो तुरंत एंट्री हो जाएगी। अच्छे से दर्शन करने के बाद हमने रिटर्न यात्रा सुबह 7 बजे स्टार्ट की थी और हरिद्वार आते आते शाम के करीब 6:30-7 बज गए थे। तो यहाँ भी करीब 12 घंटे लग गए थे। ये हमारा प्लान 8 दिन का था बट आप चाहें तो एक दिन का स्टे इधर भी कहीं ले सकते हैं, जैसे पीपल कोटी है, जोशीमठ है, कर्णप्रयाग है। बद्रीनाथ धाम से लेकर हरिद्वार के रास्ते पंच प्रयाग आते हैं जिनको मैं अभी मैप में दिखाता हूँ। तो आप देख सकते हैं ये पंच प्रयाग है, विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग और देव प्रयाग। तो अगर आप रिटर्न यात्रा अच्छे से प्लान करेंगे तो आप लौटते हुए ये पंच प्रयाग भी देख सकते हैं। मैं एक इंडिकेटिव आपको दिखा दे रहा हूँ। जैसे आप बद्रीनाथ से निकलते हैं तो पीपल कोटी में आप स्टे कर सकते हैं जिसमें विष्णु प्रयाग देखते हुए वापस आए और पीपल कोटी से हरिद्वार के बीच में बाकी 4 प्रयाग आते हैं। ये यात्रा आप चाहें तो 8 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं जैसे मैंने किया था। बट अगर आप बॉडी को रेस्ट देना चाहते हैं और एक यात्रा अच्छे से एंजॉय करना चाहते हैं तो 1-2 दिन का एक्स्ट्रा समय लेकर चलें। अब बात कर लेते हैं स्टे की।
मान लीजिए आप पॉइंट ए से पॉइंट बी गए, तो स्टे करने के लिए मैंने सारा बुकिंग GMVN से किया था। GMVN में बुकिंग करने के लिए गूगल में जाइए और GMVN सर्च कीजिए। आपको गढ़वाल मंडल विकास निगम का जो पहला लिंक दिखेगा उस पर क्लिक कीजिए। कुछ इस तरह का पेज दिखेगा जिसमें बुकिंग और अकोमोडेशन बुकिंग पे क्लिक करना है। अकोमोडेशन बुकिंग क्लिक करने पे आपको एक सेकेंड पेज खुलेगा जिसमें आप जहाँ भी जाना चाहते हैं तो उस जगह का डेस्टिनेशन एड्रेस डालकर या फिर डिस्ट्रिक्ट, अगर आपको डिस्ट्रिक्ट पता है तो सर्च कर सकते हैं। जैसे मैंने रुद्रप्रयाग सर्च किया है, उसमें जो भी होटल्स हैं उनका आपको लिस्ट दिख जाएगा। आपको जहाँ भी बुकिंग करनी है उसका आप बुकिंग कर सकते हैं। एग्जाम्पल में मैं दिखाता हूँ, जैसे मुझे जानकी चट्टी में बुकिंग करनी है। अभी मैंने चेक किया था तो मई में सीट्स अवेलेबल नहीं है, तो जून में एक सीट अवेलेबल दिखा था, तो मैंने अराइवल और डिपार्चर ऐसे सिलेक्ट किया। जो भी रूम्स अवेलेबल हैं वो ऐसे दिख जाएंगे। रूम को कार्ट में ऐड कर और कंटिन्यू पेमेंट करके आप बुकिंग अपनी कर सकते हैं। बट यही है कि आपको बुकिंग 2-3 महीने एडवांस में करनी होगी। मैंने भी इन जगह की बुकिंग फरवरी में, जब ये बुकिंग स्टार्ट हुई थी, तभी ले लिया था। अगर GMVN में आपकी बुकिंग नहीं हो पाती है तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। चार धाम के रास्ते में बहुत सारे होटल्स, रिसोर्ट्स और होम स्टेज हैं। अंधेरा होने पर किसी भी नियरेस्ट होटल में जाकर रेट निगोशिएट कर ले और रात स्पेंड कर ले। अब बात कर लेते हैं खाने की। तो GMVN में स्टे का बेस्ट पार्ट यही है, आप जिस भी GMVN में जाएंगे तो उनका खुद का कैंटीन होता है जहाँ पर खाना सब्सिडाइज्ड रेट में मिलता है और कहीं कहीं थोड़ा महंगा हो सकता है। GMVN का खाना बजट फ्रेंडली, हाइजीनिक और अच्छी क्वालिटी का होता है। अगर आपकी बुकिंग GMVN में नहीं है और आप कहीं और स्टे करते हैं, उस केस में भी चार धाम के रास्ते में खाने पीने के बहुत सारे छोटे बड़े होटल्स मिल जाएंगे। आप अपनी यात्रा आराम से और अच्छे से खाते पीते कंप्लीट कर सकते हैं। ट्रैवल और स्टे बुक करने के बाद अगला नंबर था ट्रैवल कैसे करना है। तो इसके लिए मैंने पब्लिक ट्रांसपोर्ट सर्च किया, उसके बाद कुछ टैक्सी डिटेल्स भी मैंने सर्च किए थे उस समय। उन सबको कॉल किया, उनको ईमेल किया, उनसे पर डे रेट कोट लिया। ऑनलाइन रेट्स थोड़ा ज्यादा रहते हैं। मैंने ऑनलाइन रेलवे टिकट और GMVN का स्टे बुक किया था। टैक्सी बुकिंग मैंने ऑनलाइन नहीं की थी क्योंकि रेट्स कुछ ज्यादा ही बोल रहे थे। टैक्सी बुकिंग के लिए मैं हरिद्वार गया और वहाँ पर जो भी अवेलेबल एजेंट्स थे उनसे बात किया और एक फाइनल टैक्सी मैंने बुक कर लिया था। 4 लोगों के लिए डिजायर आराम से मिल जाता है। 6-7 लोगों के लिए अर्टिगा, बोलेरो ये सब रहते हैं। अगर उससे ज्यादा है 8-10 लोग हैं तो फिर मैक्स या फिर ट्रैवलर ये सब भी गाड़ियां मिल जाती हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट उतने रिलायबल नहीं है, आप प्रॉब्लम में पड़ सकते हैं। इसको मैं रिकमेंड करूंगा किसी भी रिलायबल एजेंसी से अपनी बुकिंग कर लें और यात्रा अपने कंट्रोल में करें। मतलब पॉइंट ए से पॉइंट बी जाना चाहते हैं तो उस प्लान को एग्जीक्यूट कर पाए। मैंने जिनसे अपना टैक्सी बुक किया था उनका डिटेल्स मैं यहाँ डाल दे रहा हूँ। इसके अलावा और भी 1-2 कार्ड्स मैंने कलेक्ट किए थे, वो भी मैं इमेज में डाल दे रहा हूँ। साथ में मैं टैक्सी ड्राइवर सचिन जी जिन्होंने मुझे पूरी यात्रा करवाई थी उनका कॉन्टेक्ट डिटेल्स भी डाल दे रहा हूँ। आप सचिन जी को डायरेक्ट कॉन्टेक्ट करके भी यात्रा प्लान कर सकते हैं। श्री केदारनाथ धाम की यात्रा के लिए अगर आप हेलीकॉप्टर से जाना चाहते हैं तो उसके लिए बुकिंग फैसिलिटी अवेलेबल है। आप गूगल में जाकर IRCTC हेली यात्रा सर्च करेंगे। जो फर्स्ट लिंक होगी heliyatra.irctc, इस पर क्लिक करेंगे और ये पेज खुल जाएगा। इसी पेज से बुकिंग करनी है। हेलीकॉप्टर बुकिंग अभी इस साल ओपन नहीं हुआ है, जब ये ओपन हो जाएगा तो मैं इस साल का डिटेल वीडियो, प्रोसेस वीडियो मैं डाल दूंगा। बट इसके अलावा और भी कोई वेबसाइट्स जो नीचे हैं उनको अवॉइड करें तो अच्छा रहेगा। अब बात कर लेते हैं कुछ माइनर टिप्स की जो आप चार धाम यात्रा पे जरूर से जरूर फॉलो करें। वैसे आपको ये डिटेल्स यात्रा रजिस्ट्रेशन स्लिप पे लिखा रहेगा, फिर भी जो आप यहाँ सामान देख सकते हैं इनको साथ में कैरी करें। कपूर इम्पोर्टेंट है क्योंकि अगर आपको कभी सांस लेने में तकलीफ होगी तो कपूर सूंघने से आपको तकलीफ कम हो जाएगी। अब बात कर लेते हैं सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, पूरी यात्रा करने में कितना खर्च आया। तो चलते हैं कॉस्ट शीट पे और दिखाता हूँ कितना खर्च आया। ये आप देख सकते हैं टिकट्स मैंने कुछ इस तरह बुक किए थे। बैकअप में टिकट्स जरूर लेकर रखें क्योंकि यात्रा कभी कभी ब्रेक हो जाती है डिपेंडिंग ऑन द वेदर कंडीशन। तो उस केस में आपके पास 2 दिन के बाद का एक बैकअप टिकट होना चाहिए। अगर आप हरिद्वार टाइमली पहुंच जाते हैं तो बैकअप टिकट कैंसिल कर सकते हैं। उसके बाद आप होटल डिटेल्स देख सकते हैं, जो भी बुकिंग मैंने किया था उनका कितना प्राइस हुआ था। ये प्राइस साल के स्टार्ट में फिक्स हो जाती हैं। ये प्राइसेस 2023 के हिसाब से हैं। इनमें थोड़े बहुत वेरिएशंस होते रहते हैं जो कि साल के स्टार्ट में फिक्स हो जाते हैं।
फाइनली मेरा कॉस्ट इतना हुआ था। पूरे कॉस्ट में ट्रेन टिकट्स, होटल के एक्सपेंसेस, टैक्सी जो बुकिंग मैंने कैंसिल किए थे उनका कितना खर्च आया था, और बाकी ट्रिप एक्सपेंसेस। अगर मैं ट्रिप एक्सपेंसेस की बात करूं तो इसमें फूड एक्सपेंसेस 5 मेंबर्स के थे, 4 माय फैमिली मेंबर्स और एक ड्राइवर का खाना। तो ड्राइवर का जो टैक्सी फेयर था उसके ऊपर से मुझे खाने का चार्ज अलग से देना था। मैं रिकमेंड करूंगा साथ में कैश कैरी करें, क्योंकि चार धाम यात्रा में 50-60 किलोमीटर इवन 100 किलोमीटर पे एटीएम्स नहीं मिलते हैं, और अगर मिलते हैं तो उनमें कैश नहीं रहते हैं। मैक्सिमम जगह ऑनलाइन पेमेंट की फैसिलिटी नहीं रहती है। हमने भी करीब 30,000 रुपीज कैश कैरी किया था। फाइनल कॉस्ट मुझे 4 लोगों के लिए अराउंड 1,05,000 आया था। अगर आप पर पर्सन कॉस्ट की बात करें तो 26,000 रुपीज हुए थे। आप वीडियो को पॉज कर सारा डिटेल देख सकते हैं। लास्ट ईयर मैंने अपनी फैमिली के साथ चार धाम यात्रा कैसे कंप्लीट की थी उसका डिटेल व्लॉग भी मैं बहुत जल्द लेकर आऊंगा, तो आप उसे देखकर मेरे ट्रिप का पूरा अंदाज लगा सकते हैं कि मैंने पूरा प्लान कैसे एग्जीक्यूट किया था। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा तो इसे लाइक करें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें, और मेरे चैनल वांडरर भारद्वाज को सब्सक्राइब करें। साथ में जो बेल आइकन है उसे भी क्लिक कर दें। जो भी मैं वीडियोस अपलोड करूंगा उसके नोटिफिकेशंस आपको तुरंत मिल जाएंगे। अगर चार धाम यात्रा से रिलेटेड कोई भी जानकारी आपको चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, या फिर मेरे इंस्टाग्राम हैंडल जो आपको दिख रहा होगा इस पे मैसेज कर सकते हैं। अगर कंटेंट से रिलेटेड कोई फीडबैक हो तो आप वो भी नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी में कोई भूल या गलती हो गई हो तो आप उसे भी कमेंट बॉक्स में नीचे बता सकते हैं, तो उसको मैं तुरंत रेक्टिफाई कर दूंगा। उम्मीद करता हूँ आप उसे एक फैमिली मेंबर की भांति क्षमा कर देंगे। आप मेरे इस चैनल पर अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखेंगे। हर हर महादेव।